हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। मैथ्स का आज क्लास 10th जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है 2025 के एग्ज़ाम में। तो पेपर की जो वेटेज है दैट इज़ 80 मार्क्स। पेपर में जो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए इज़ देयर 20 MCQs, सेक्शन बी इज़ देयर, उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के होंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और सेक्शन डी जो हमारे पास है इसमें होंगे 4 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन की वेटेज 5 मार्क्स होगी। सेक्शन ई जो आपका है इट इज़ केस बेस्ड, तो हर एक क्वेश्चन के 4 4 मार्क्स होंगे विथ सब पार्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द MCQs। जो आप MCQ देख रहे हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हो इसका ग्राफ दिया गया है इज एज फॉलोज। तो इसके ज़ीरोज़ कितने होते हैं? पॉलिनोमियल के उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं जितनी बार ये एक्स एक्सीज को क्रॉस कर लेता है। ये एक्स एक्सीज को यहाँ पर क्रॉस करता है, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, पॉइंट डी पर और पॉइंट ई पर। जितनी बार ये एक्स एक्सीज को क्रॉस करेगा उतनी इसके ज़ीरोज़ होंगे। ओके, तो अभी मैं देख रहा हूँ 1 2 3, 1 2 3 4 5 बार एक एक्स एक्सीज को क्रॉस करा है, तो इसके होंगे 5 ज़ीरोज़। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सीज को -1 पर कट करता है, तो एक्स इज इक्वल टू -1, इसका एक ज़ीरो होगा। लाइकवाइज अगर बी की वैल्यू है -0.5 तो इसका एक और ज़ीरो होगा -0.5। या डी के कोऑर्डिनेट्स, मतलब जो पॉइंट डी है ये एक्स एक्सीज पर है, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 तो एक्स इज इक्वल टू 1, इसका ज़ीरो हो सकता है। लाइकवाइज द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इसके ज़ीरोज़ हैं वो क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो हम कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं व्हाट विल बी इट इज़ ज़ीरोज़। तो नो प्रॉब्लम, विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है √3x² -8x + 4 √3। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा, वेट ए मिनट, अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा a² + bx + c के साथ, तो a की वैल्यू हम देख रहे हैं भाई साहब वो √3 है, और b की जो वैल्यू है दैट इज़ -8, c की जो वैल्यू है दैट इज़ 4√3। तो इसके ज़ीरोज़ दे आर गिवन बाय x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। दिस ए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम जानते हैं, तो इससे हम ज़ीरोज़ को ढूंढ सकते हैं। तो पहले मैं अंदर वाला देखता हूँ, b² - 4ac की वैल्यू कितनी आएगी। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। b की वैल्यू -8 ऊपर स्क्वायर, -4 टाइम्स a आप देख रहे हैं इट इज़ √3, और c की वैल्यू आ रही है 4√3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8² इज 64, 4 × 4 इज 16, √3 इज 3, 64 - 16 × 3 हो गया 48, 64 - 48 कितना हुआ भाई, 16 हुआ। तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -16 आ रहा है, तो इसके ज़ीरोज़ होंगे x इज इक्वल टू -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। अब एक एक करके वैल्यूज़ डाल देते हैं। b की वैल्यू जैसे आप देख रहे हैं दैट इज़ -8 है ना, b की वैल्यू -8, तो b के बदले -8, ये अपना माइनस ऐसे ही बीच में प्लस माइनस, b² - 4ac वो 16 आ गया डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a की वैल्यू आई थिंक इट इज़ √3, इट इज़ √3, यस इट इज़ √3। सो माइनस माइनस +8 बन जाएगा, ±√16 इज़ 4, 2 × √3 इज़ 2√3। तो दो साइंस हैं, एक तो आएगा 8 + 4 डिवाइड बाई 2√3, बीच में माइनस भी है, 8 - 4 डिवाइडेड बाई 2√3। उसके बाद 8 + 4 इज़ 12 डिवाइडेड बाई 2√3, 8 - 4 इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2√3, तो 12 डिवाइड बाई 2 इज़ 6 डिवाइड बाई √3, कामा दूसरा ज़ीरो आ रहा है, 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2 डिवाइडेड बाई √3। तो ऐसे दिए हैं, रैशनलाइज भी हम इसको कर सकते हैं। 6 बाई √3 जैसे है, हमारे पास एक ज़ीरो मिल गया,
इसको √3 से ऊपर √3 से नीचे, ताकि ऑप्शंस मैच हो जाएं। 6 इंटू √3 6 √3, √3 इंटू √3 इज 3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो भाई एक ज़ीरो हमारे पास मिल गया, दैट्स 2√3 इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। दूसरा ज़ीरो आपके पास 2/√3 है, इसको भी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे डिवाइड, तो बनेगा 2√3, √3 इज 3, so it is 2√3 divided by 3. So 2√3 divided by 3, एक तो 2√3 है, दूसरा है 2√3 divided by 3. I think option D is correct. Okay, my dear students. So let's do the next question. Select the quadratic equation. Select the quadratic polynomial with 3 and minus 2/5 as the sum and the product of the zeros. हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो एक्स स्क्वायर मेरे को सम दिया है, दैट इज 3, तो माइनस बीच में ऐसे ही सम के बदले लिखेंगे 3 टाइम्स एक्स, प्लस प्रोडक्ट भी मेरे को दिया है, और प्रोडक्ट दिया है -2/5, -2/5। तो सामने हम रख देते हैं इसके के, क्योंकि के कोई भी नंबर होता है। अब देख लीजिए आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया के एक्स स्क्वायर -3x प्लस -2 डिवाइडेड बाई 5। यूजुअली हम फ्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं के का वैल्यू 5 दूंगा, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई जाएगा, नीचे वाला 5 आपका खत्म हो जाएगा। तो के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 5 देता हूँ, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा 5x स्क्वायर, 5 इंटू 3 इज 15x, माइनस जब 5 2/5 के साथ कैंसिल मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाला 5 नीचे वाला 5 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा ऐसे -2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 5x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे कर लेना है, टाइम का ख्याल रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है वाइल डूइंग द पेपर, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास कह रहा है AD नॉट इक्वल टू BC, तो आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस BY दैट इज इक्वल टू P, और दूसरा है CX प्लस DY दैट इज इक्वल टू Q। तो क्या लग रहा है आपको इन दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। देख लीजिए भाई, मेरे पास AD दिया है नॉट इक्वल टू BC। नॉट इक्वल टू हम कब यूज़ करते हैं? जब हम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा लाइंस का, मीन जब A1/A2 नहीं होगा बराबर B1/B2 के। नॉट इक्वल टू की साइन तब होती है, ये इस वक्त यूनिक सॉल्यूशन होता है। लाइकवाइज इन्फिनिट सॉल्यूशन के वक्त A1/A2 होता है बराबर B1/B2 होता है बराबर C1/C2। नो सॉल्यूशन के वक्त A1/A2 वो होता है बराबर B1/B2, और वो नहीं होता है बराबर C1/C2। यहाँ पर नो सॉल्यूशन आपको मिलता है, नो सॉल्यूशन। ये वाला केस है इन्फिनिट सॉल्यूशन, और ये वाला केस है यूनिक सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्या वो केस तो नहीं है? देखो A1 की वैल्यू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1 की वैल्यू A है डिवाइडेड बाई A2 दैट इज C, नॉट इक्वल टू B1/B2। B1 इज B, B2 आपका रहा D, तो D इधर जाएगा, बनेगा AD नॉट इक्वल टू C इंटू B1, C इंटू B दैट इज BC, जो कि सच है। AD इज नॉट इक्वल टू BC, दैट इज गिवन। सो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे कर लेना है क्वेश्चंस को। Coming to the next question, what are the values of x and y? What are the values of x and y for which the pair of linear equations, for the pair of linear equations, x और y की क्या वैल्यू हो सकती है फॉर दीज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस? तो भाई साहब, या तो आप ऑप्शंस एक एक करके, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं ऑप्शंस एक एक करके, मैं क्यों सॉल्व करूँ उनको? वाई आई विल वेस्ट माई टाइम बाई यूजिंग द सब्सटीट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जबकि मेरे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है x1 y1, क्या ये दोनों, क्या ये इसका सोल्यूशन होगा?
अगर इसका सोल्यूशन होगा तो दोनों लीनियर इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो पहली लीनियर इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 1 दूंगा, 3 इंटू 1 इज़ 3, प्लस y की वैल्यू 2 दूंगा, 2 इंटू 2 इज़ 4, माइनस 7 अपना ऐसे इक्वल टू 0, 3 प्लस 4 इज़ 7, 7 माइनस 7 इज़ 0। पहली लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो दूसरी में डाल दीजिए भाई, x की वैल्यू 1, 4 इंटू 1 इज़ 4, y की वैल्यू 2 और माइनस 6 अपना ऐसे इक्वल टू 0, जो कि सच है। तो पहली ऑप्शन आपकी करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड ऑप्शन आपकी करेक्ट नहीं है, तो आप देख लीजिए आपको रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब अगर आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 दोनों में डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में मैं डाल देता हूँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, 3 इंटू 2 बन जाएगा, दैट 6, 2 y की वैल्यू भी 2 डालनी है, 2 इंटू 2 वो 4 बन जाएगा, माइनस 7, क्या वो 0 आ रहा है, 6 प्लस 4 इज 10, 10 माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये गलत है। लाइकवाइज ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो दीज options are not, only the first option is correct. The quadratic equation has two equal roots, two distinct roots, no real root, more than two roots. तो भैया आपको इसके लिए क्या करना होता है, वो कौन बता देता है, वो डिस्क्रिमिनेंट बता देता है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन 0, रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट्स, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है 0 के बराबर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा लेस देन 0, तो इसके रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या सिंपली हम कहते हैं रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये फंडा है इसका। तो ये आपको सारा बता देगा डिस्क्रिमिनेंट जो इसका है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 टाइम्स x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। पहले मैं फ्रैक्शन से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मतलब ये जो नीचे 4 है ना, 9/4, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 4 इंटू 2 इज़ 8, बन जाएगा 8x स्क्वायर, माइनस 8 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज़ 12 और रूट 2 टाइम्स x। 9/4 को जब 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला 4 नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बच जाएगा। 0 इंटू 4 इज़ 0। अब कंपेयर मैं इसको करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इक्वल टू 0। जो मेरे पास a की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 8, b की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज इक्वल टू माइनस 12 रूट 2, सी की वैल्यू जो आपके पास है 9 है। तो अब डिस्क्रिमिनेंट बताएगा इसके रूट्स कैसे होंगे, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। b की वैल्यू माइनस 12 रूट 2 ऊपर स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 9 है। 12 स्क्वायर इज 144, रूट 2 स्क्वायर इज 2, 4 इंटू 8 इज 32 इंटू 9, 9 2s are 18, 1 carry, 9 3s are 27, 28, 288, 144 into 2, I think that is 288 minus 288, that is equivalent to 0। तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 आ रहा है। तो ये कौन सा केस है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट आएगा 0, तो रूट्स इसके रियल नंबर्स होंगे और इक्वल होंगे। तो भाई साहब 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, तो ये इसके आंसर है। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें डिफरेंस है 18th टर्म और 14th टर्म के दरमियान 32। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस। हम जानते हैं ए एन जो nth टर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो होती है a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। तो इसको ले लेते हैं, a18 क्या आएगा, a प्लस 18 माइनस 1 टाइम्स डी माइनस a14, उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, वो आएगा a प्लस 14 माइनस 1 टाइम्स डी एंड दैट इज इक्वल टू 32। राइट साइड में 32 है। a प्लस 18 माइनस 1 हो गया 17, साथ में d, माइनस a प्लस 14 माइनस 1 हो गया 13, साथ में d इक्वल टू 32। माइनस को अंदर ऑपरेट कर देते, a प्लस 17 टाइम्स d माइनस a माइनस 13d दैट इज इक्वल टू 32, प्लस a माइनस a कैंसल, 17 माइनस 13 वो बनेगा 4 टाइम्स d
दैट इज इक्वल टू 32। तो भाई साहब डी की वैल्यू आएगी 32 डिवाइड बाई 4, 4 1 जार 4, 4 8 जार 32। सो कॉमन डिफरेंस इज 8। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि जो आपके पास ये ए पी दिया है, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म 3a, थर्ड टर्म 5a, डॉट डॉट डॉट। अगर आप इसमें देखेंगे कॉमन डिफरेंस जो हमें दिख रही है वो 2a है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे लेते हैं, कोई भी टर्म सब्ट्रैक्ट द प्रीवियस टर्म, 3a माइनस ए वो 2a आ जाएगा, 5a माइनस 3a वो भी 2a आ जाएगा। सो एक कॉमन डिफरेंस सेम रह रही है, तो कॉमन डिफरेंस आपकी 2a है। फर्स्ट टर्म जो आपके पास है वो a है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी nth टर्म क्या होगी। nth टर्म an हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस होती है। फर्स्ट टर्म हमारे पास a है, n माइनस 1 टाइम्स d की वैल्यू 2a है। सो a प्लस 2a से अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसको भी और इसको भी, 2a इंटू n बनेगा 2an, 2a इंटू 1 दैट्स 2a, प्लस 2a 1a, और 1a माइनस 2a दैट्स माइनस a, प्लस 2a n अपना साथ में। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2an पहले, बाद में माइनस a, फिर a को बाहर खींचेंगे, बन जाएगा 2n माइनस 1, क्योंकि a को बाहर खींचा तो वो यहाँ पर रहा, बनेगा 2n माइनस 1 टाइम्स a। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, हर एक साइड उसका होगा फिर 2a। क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज, ऑल्टीट्यूड मीन्स किसी भी वर्टेक्स से, फॉर एग्जांपल दिस इज a b c, एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करो अपोजिट साइड पर। फॉर एग्जांपल an आपने ड्रॉप किया, बट ये परपेंडिकुलर अगर बी सी पर है तो इसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ऑल्टीट्यूड कितना होगा। हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है, अभी मेरे पास ए बी सी है, इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसका एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है √3 डिवाइड बाई 4 टाइम्स साइड स्क्वायर। देख लीजिए भाई, √3 डिवाइड बाई 4 ऐसे ही, साइड इसका मुझे पता है दैट्स 2a, हर एक साइड 2a है, 2a का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3/4, स्क्वायर 2 को भी लगेगा, a को भी लगेगा, 2 स्क्वायर इज 4, a स्क्वायर इज a स्क्वायर, 4 और 4 चला जाएगा, बन जाएगा √3 टाइम्स a स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। बट आई कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेम ट्राइंगल इन द अदर वे। यू नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल अगर हमारे पास होगा, दैट इज 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, या बेस इंटू हाइट जिसे हम कहते हैं। तो भैया अगर मैं बेस लेता हूँ BC, और ऑल्टीट्यूड इस पर क्या पड़ रहा है, वो AN पड़ रहा है, ऑल्टीट्यूड मेरे को AN है, हाफ ऑफ BC इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि 2a दिया है, टाइम्स AN, 2 और 2 कैंसल, तो बन जाएगा A इंटू AN, इसका एरिया मिल गया। बट आई हैव कैलकुलेटेड द एरिया लाइक दिस, ये भी इसका एरिया, और a इंटू AN ये भी इसका एरिया, और √3 इंटू a स्क्वायर ये भी इसका एरिया। तो इसका ऑल्टीट्यूड AN जो आएगा वो आएगा √3 इंटू a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई तो ये डिवाइड में जाएगा, √3 a स्क्वायर को अगर a से डिवाइड कर लेते हैं तो a आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, √3 टाइम्स a और 8 टाइम्स √3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि tan A होगा बराबर cot B के, किस एंगल पर। अगर tan A है बराबर cot B के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस बी। दिस क्वाइट सिंपल, tan और cot का वैल्यू एक जगह पर इक्वल होता है, वो कौन सा वैल्यू है, tan 45 इज 1, cot 45 इज 1। सो A की भी वैल्यू 45 होगी, B की भी वैल्यू 45 होगी। तो अगर मैं A की वैल्यू 45 लेता हूँ, B की वैल्यू 45 लेता हूँ, 45 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज इज 90 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है cos A दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
4 प्लस 4 टाइम्स tan स्क्वायर ऑफ ए, ये आपको ढूंढना है। तो cos ए की वैल्यू आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 4 tan स्क्वायर? तो भाई साहब अगर cos ए है मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 5, cos का रिस्प्रोकल होता है sec, मैं दोनों साइड्स को रिस्प्रोकल कर दूंगा। cos का रिस्प्रोकल हो जाएगा sec के, राइट साइड में रिस्प्रोकल आएगा 5/2। 5/2 वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अगर आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा, वो आएगा 6 स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है कि नहीं? तो 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए, सेक ए की वैल्यू आपके पास 5/2 है, तो सेक के ऊपर स्क्वायर तो लगा दिया मैंने स्क्वायर। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ ए, 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4। अभी आपसे पूछा जा रहा है 4 प्लस 4 tan स्क्वायर। अगर मैं इसको 4 से यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4, प्लस 4 इंटू tan स्क्वायर इज 4 tan स्क्वायर ए, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक टावर है आपके पास, द टावर की लेंथ जो आपके पास है इट इज 75 मीटर। टावर से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट पी पर एक ऑब्जेक्ट है, टावर मान लेते हैं ए बी। तो अगर आप टॉप ऑफ द टावर से देख रहे हो तो जो हमारे पास है टावर की लेंथ है 75 मीटर, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मतलब अगर मेरी नज़र ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रही है डॉटेड लाइंस में, तो आपको नीचे अपनी नज़र किस एंगल से झुकानी पड़ेगी, दैट इज़ 30 डिग्री। तो देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर इज, अब अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पर है तो टावर के फुट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, मीन्स ये एक्स आपको निकालना है। मैं कह रहा हूँ कि इफ़ दिस एंगल इज 30 तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स तो भी इक्वल होते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होंगी। लाइन ऑफ साइट हमेशा ग्राउंड लेवल को पैरेलल होगी, एंड अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म जेड शेप। ठीक है, सो आपको एक्स निकालना है। वी नो दैट ये जो मेरे पास अब ट्राइंगल है ए पी बी, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये 75 मीटर है, तो हम जानते हैं। तो मुझे इस ट्राइंगल में इसको बेस कहते हैं, जो एंगल के साथ में साइड होता है दैट्स कॉल्ड बेस, जो एंगल के अपोजिट में साइड होता है दैट्स कॉल्ड परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। tan थीटा और tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर मेरा है 75, बेस मेरे को पता नहीं, tan 30 होता है 1/√3, 75 डिवाइड बाई बेस, बेस इधर को जाएगी, √3 इधर को जाएगी, तो बेस आपकी पास आएगी 75 टाइम्स √3, बेस वाज माई एक्स, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 75 √3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, यहाँ से मैं दो टेंजेंट्स ड्रा कर रहा हूँ, एक का नाम है पी ए, दूसरे का नाम है पी बी। तो आर ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, इफ सी डी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ई, if CD is the tangent to the circle at point E, मान लेते हैं CD इस सर्कल को टेंजेंट है at point E, such that PA is equal to 14 centimeter, the perimeter of the triangle PCD, जो आपके पास ट्राइंगल होगा, भाई साहब CD is the tangent to the circle, अब CD जो मेरे पास है वो टेंजेंट टू द सर्कल है, तो द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल PCD, जो आपके पास ट्राइंगल PCD बन रहा है उसका पेरीमीटर कितना होगा, तो ये हमें ढूंढने की कोशिश करनी है। ठीक है,
तो